हेलो स्टूडेंट, दिस इज विपिन ईयर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ज़्यादा फैक्ट है कि पूछे नहीं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है ये, जो कि आप एनसीईआरटी के बेसिस से और इस एमसीक्यू के बेसिस से अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्रीकल्चर के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जानते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्लांटेशन क्रॉप्स किसे कहा जाता है। तो एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे किसी एक सिंगल क्रॉप्स का प्रोडक्शन अगर लार्ज क्वांटिटी में किया जा रहा है तो उसको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, तो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से टी, कॉफी, बनाना, शुगर केन, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड में लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड जानते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग। इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में करेक्ट नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, देखिए, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फैलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, मतलब पेड़ों को, फार्मर्स जो होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ठीक है, और उन पेड़ों को जलाते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे वो लोग फार्मिंग करते हैं। तो इस प्रकार के फार्मिंग को प्लांटेशन नहीं कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग नहीं कहते हैं। इस प्रकार की फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है या स्लैश एंड बर्न मेथड कहा जाता है। ठीक, बाकी के तीनों ऑप्शन प्लांटेशन फार्मिंग के लिए एकदम सुटेबल है, प्लांटेशन फार्मिंग को लेके करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका प्लांटेशन फार्मिंग को लेके करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो चीज़ें बता रहा है वो स्लैश एंड बर्न मेथड में यूज़ होता है, वो चीज़ें शिफ्टिंग कल्टीवेशन फार्मिंग मेथड में यूज़ होती हैं। ठीक, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों ही क्रॉपिंग सीजन के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आगे एमसीक्यूज में हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रबी क्रॉप्स है। रबी कैसे क्रॉप्स हैं, ये कब किस पर्टिकुलर सीजन में आपके ग्रो किए जाते हैं और किस पर्टिकुलर सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं, इस बारे में कह रहा है। तो रबी क्रॉप्स आपके ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर में सोन होते हैं और आपके समर में हार्वेस्ट होते हैं। ठीक है, विंटर में सोन किए जाते हैं और समर में आपके हार्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे खरीफ क्रॉप का दिया है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर ऑप्शन में कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपका करेक्ट है खरीफ क्रॉप्स को लेकर। तो बता दें, खरीफ क्रॉप्स आपके मानसून के समय में, मानसून जब आता है, मानसून के समय में इस पर्टिकुलर सीजन में आपके क्रॉप्स का ग्रोन स्टार्ट कर दिया जाता है और आपके सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला क्रॉप आपका राइस है। और एक बात, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला आपका क्रॉप राइस ही है। ठीक, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है राइस, उसके बाद वीट, फिर मिलेट्स। ठीक, तो खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला जो फूड क्रॉप है वो आपका राइस है। अब चलते हैं 7th पे। 7th कह रहे हैं, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन। रबी सीजन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला जो आपका फूड क्रॉप है वो आपका है वीट। ठीक, वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रबी सीजन में और राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है खरीफ सीजन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज। रबी और खरीफ के बीच में जो एक शॉर्ट सीजन आता है उसको कहते हैं जायद। और ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करती हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, रबी खरीफ के अलावा एक शॉर्ट सीजन आता है जिसे जायद कहते हैं और इनमें उन पर्टिकुलर चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, वाटरमेलन एक्सेट्रा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब नॉन ईडेबल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनको हम ईटिंग पर्पस में नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंट्री इंडिया का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स है वो आपका है कॉटन एंड जूट। कौन सा है, कॉटन एंड जूट। ठीक,
अब आपको ये बताना है कि कॉटन का प्रोडक्शन किस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज़्यादा है, इंडिया के किस पर्टिकुलर स्टेट में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, और जूट का आपका प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा है, कॉटन का किस में ज़्यादा और जूट का किस में ज़्यादा है। और ये भी आपको बताना कि कॉटन का प्रोडक्शन किस सॉइल में होता है और जूट का प्रोडक्शन किस सॉइल में होता है। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल की बात मैं नहीं कर रहा, टेम्परेचर रेनफॉल की बात हम तब करेंगे जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड कर दूंगा तब। ठीक, लेकिन अभी आप लोगों को ये बताना है कि कॉटन और जूट ये दोनों के लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से और किस पर्टिकुलर सॉइल में ये सुटेबली ग्रो करते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट का जो मेन फूड क्रॉप है वो कौन सा है। तो देखिए, अगर आप पेनिनसुला इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर आप पेनिनसुला इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो आपका एरिया होता है ये आपका ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट होता है। और यहाँ पे आपके जो भी नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो जहाँ डेल्टास फॉर्म करती हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर किसी क्रॉप्स का होता है तो वो होता है राइस का। किसका होता है? राइस का। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वीट रिक्वायर एनुअल रेनफॉल बिटवीन। वीट के प्रोडक्शन के लिए, वीट के ग्रोथ के लिए कितने मतलब एनुअली साल भर में कितने रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। किसके प्रोडक्शन के लिए? वीट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक सेकेंड वेट। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स आर। इन फॉलोइंग ऑप्शंस में बताना कि किन दो रीजन्स में सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। वीट का प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गंगा सतलज प्लेन और डेक्कन ट्रैप, इन एरियाज़ में वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये दो एरियाज़ वीट ग्रोइंग के मामले में सबसे आगे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था जो कि 13 क्वेश्चन में आपके पूछा है, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज ज्वार। ठीक है, मिलेट्स में 3 चीज़ आती हैं आपके, ज्वार, एक आपका बाजरा और एक आपका रागी। ये तीनों ही चीज़ें आपके मिलेट्स में आती हैं, लेकिन इन मिलेट्स में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिसका होता है वो होता है ज्वार का। ठीक, तो इंडिया में थर्ड प्लेस पे आपका ज्वार है प्रोडक्शन के मामले में। ओके, पहले पे राइस, दूसरे पे वीट और तीसरे पे ज्वार। ठीक, राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो यूपी, और पर हेक्टेयर पे देखेंगे तो पंजाब, और आपके ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आपके राजस्थान एरियाज़ में, राजस्थान में। ठीक है, बाजरा, ज्वार, इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है आपका राजस्थान। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक, विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। मेज के ग्रोथ के लिए कौन सा इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से राइट कंडीशन है। तो याद रखिएगा, मक्का के प्रोडक्शन के लिए ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं, बांगर को कहते हैं कि खादर को कहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि ओल्ड एलुवियल सॉइल किसे कहा जाता है, बांगर को कि खादर को। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और ओल्ड एलुवियल सॉइल। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन है तो मेज़ का ग्रोथ, मेज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। कौन सा मेजर सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का। तो वो है पल्सेस। और एक पल्सेस मतलब दालें बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लीडिंग कंट्री है आपके प्रोड्यूसर में, पल्सेस के प्रोडक्शन में सबसे आगे आपका इंडिया है, और कंजप्शन के लेवल में भी सबसे आगे आपका इंडिया है। मतलब सबसे ज़्यादा पल्सेस इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी पल्सेस इंडिया में ही होता है। ये क्या कहते हैं, एक मेजर सोर्स है आपके वेजिटेरियन प्रोटीन का। ओके, अब आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। पल्सेस के लिए क्या ट्रू नहीं है। रबी खरीफ सीजन इन दोनों में ये प्रोड्यूस होता है, लीगुमिनस क्रॉप है ये भी सब जानते हैं, हम अदर क्रॉप्स के साथ इसको रोटेशन में ग्रो कर सकते हैं ये भी सही है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अधिक सिंचाई की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके,
अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ आवर क्रॉप एरिया इज कवर्ड विद बाई ऑयल शीट। ठीक है, जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी एरिया में हम खेती बाड़ी करते हैं, उसका कितना परसेंट आपका ऑयल शीट ने कवर कर रखा हो, कितना आपके उस पर्टिकुलर क्रॉप एरिया का ऑयल शीट ने कवर कर रखा है, तो ये 12% है। ये क्या है? 12%। ओके, ये डाटाज फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच इज़ द आइडल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन की ग्रोथ के लिए सबसे आइडल कंडीशन क्या है? तो शुगर केन का ग्रोथ वहाँ पे सबसे अच्छा किया जा सकता है जहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस हो और रेनफॉल आपका एनुअली 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर हो। मतलब फॉलोइंग ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं 20 MCQ पे, 20 नंबर MCQ पे। देखिए ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप्स। टी की क्रॉप्स को इन फॉलोइंग में से ऐसे कौन सा कंडीशन है जो बर्बाद कर सकता है? ठीक, तो याद रखना, ऐसी मिट्टी, ऐसी चिकनी मिट्टी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो आपके टी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को स्पॉइल कर सकती है। ठीक है, क्लेयल सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्पॉइल द टी क्रॉप्स प्रोडक्शन। ओके, अब चलते हैं 21st क्वेश्चन पे और जानते हैं। कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदान हिल। बाबा बुदान हिल, नीलगिरी हिल्स को ही बाबा बुदान हिल्स कहते हैं। इंडिया में ये कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक में ये हिल है। ओके, इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें, नीलगिरी हिल्स ही आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को आपस में कनेक्ट करती है और उसी को बाबा बुदन हिल्स के नाम से जानते हैं। वहाँ ये आपके कर्नाटक में है और इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपके कर्नाटक में ही किया जाता है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में कर्नाटक में होता है और कॉफ़ी का प्रोडक्शन जिस पर्टिकुलर सॉइल में होता है वो आपके लेटराइट सॉइल है। ओके, और एक और चीज़ आपको कॉफ़ी के बारे में बता दें, कॉफ़ी के बारे में ये बता दें कि कॉफ़ी बेवरेज क्रॉप है। कैसा क्रॉप है? बेवरेज। ठीक है, ये बेवरेज क्रॉप की कैटेगरी में आता है। बेवरेज क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसका प्रोडक्शन हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं, नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। ओके, कॉफ़ी एंड टी, दीज बोथ क्रॉप्स आर बेवरेज क्रॉप्स। ओके, अब आगे चलते हैं। 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आपके व्हीकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से रबड़ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में टायर्स वगैरह भी बनते हैं, तो टायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टायर बनता है किसका? रबड़ का। ठीक, अब आगे चलते हैं। 23 देखिए कह रहा है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सीरीकल्चर। ठीक, अब एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, ये सब क्या है? हम एग्रीकल्चर की स्टडी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं डीपली। ठीक है, जितना चैप्टर में दिया गया उतना ही करिए। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्वाकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर किस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन से आपका सेरीकल्चर है, जो कि मैंने बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है और किस सॉइल में, ये आपको बताना है। ठीक, तो गोल्डन फाइबर आपके जूट को बोला जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं केवल सेल्फ कंजप्शन पर्पस के लिए, और कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं प्रॉफिट मोटिव पर्पस के लिए। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपके कमर्शियल फार्मिंग में आती है। इसमें हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और जब इन्हें हम बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनसे होता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। 26 कह रहा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, अब आगे चलते हैं। 27th क्वेश्चन हम देखते हैं।
27th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप्स। गवर्नमेंट्स फार्मर्स के क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए जो प्राइस अनाउंसमेंट करती है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, मतलब कि MSP कहते हैं, ठीक है। इसी पर्टिकुलर प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर्स से उनके सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को परचेज करते हैं, उसको ले जाके गोडाउन में, ठीक है, गोडाउन में स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से वो सारे के सारे ग्रेन्स को उन पर्टिकुलर एरियाज़ में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पे फूड की डेफिशिट है, जहाँ पे फूड की इनसिक्योरिटी, जो फूड इनसिक्योर रीजन है वहाँ पे भेज दिया जाता है ताकि लोगों को कम कॉस्ट में अनाज मिल सके और वो भूखे न मरे, ठीक। तो MSP के बारे में मैंने आपको बता दिया। MSP एक सपोर्टिंग प्राइस होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स से उनका सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड गेन परचेज करती है। ये प्रोडक्शन आपके फूड क्रॉप्स में जितना आपने प्रोडक्शन में जितना लगाया उसका 150% होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लीगुमिनस क्रॉप। तो आपका पल्सेस लीगुमिनस क्रॉप है। अभी हमने देखा था रिसेंटली ये क्वेश्चन में, पल्सेस को लीगुमिनस क्रॉप कहते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप। इसमें से रवि क्रॉप क्या, तो मिलेट आपका रवि क्रॉप है, ठीक है। राइस, ग्राम, कॉटन ये सब खरीफ सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं और मिलेट आपका रवि क्रॉप है, ठीक है। ये ठंडियों के सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? It is called plantation agriculture। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। कौन सा इनमें फॉलोइंग स्टेट है जो आपके वीट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ओवरऑल देखा जाएगा तो यूपी होगा, अगर पर हेक्टेयर पे देखेंगे तब पंजाब होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है, इसलिए वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की 3 मुख्य फसलें हैं, गेहूँ, उसके बाद गन्ना और आलू, ठीक है। शुगर केन, पोटैटो एंड वीट, इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अब आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है असम में। टी का प्रोडक्शन उन्हीं एरियाज़ में किया जा सकता है जो हिली एरियाज़ हैं। सेकंड थिंग आपको बता दें, टी भी एक प्रकार का बेवरेज क्रॉप है और इसका प्रोडक्शन भी लेटरेट सॉइल में होता है। कितने रेनफॉल और कितने क्या कहते हैं टेम्परेचर रिक्वायर्ड होंगे ये मैं जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगा तब बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। बाकी आप ये जानिए कि टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा असम और कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, ठीक। अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ बेवरेज क्रॉप। इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो बेवरेज क्रॉप है, तो ये टी है। टी और कॉफ़ी 2 ही बेवरेज क्रॉप्स हैं। बेवरेज क्रॉप का मतलब ऐसे क्रॉप जिनका प्रोडक्शन हम करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फार्मर क्रॉप्स अगेंस्ट डैमेज। ठीक है, ऐसी कौन सी पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स के क्रॉप्स को इंश्योर करने की बात की, उनका इंश्योरेंस करने की बात की। अगर कोई भी फार्मर इस पॉलिसी के तहत अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराता है और अगर उसका क्रॉप्स किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है तो उसको उसका कंपनसेशन मिलेगा। तो ये योजना थी आपकी PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, पर्सनल एश्योरेंस इंसिडेंस स्कीम। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा एक बार और जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पस। ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसमें हम इतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितने से हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, तो वो आपकी सबिस्टेंस फार्मिंग है। कैसी फार्मिंग है? सबिस्टेंस फार्मिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पर्सन हु स्टार्टेड द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। किस पर्टिकुलर पर्सन ने ब्लडलेस रिवोल्यूशन या भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे किसके डिसाइपल थे? ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के दिए गए निर्देशों को मानते थे, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते थे। तो ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी इन्होंने सत्याग्रह आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, उसी आइडियोलॉजी के आधार पे उन्होंने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक, इसमें इन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट के
खिलाफ बोला था। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ब्लडलेस रिवोल्यूशन या भूदान आंदोलन आपके विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। आपको बताना है, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने किया, तो आप लोग बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यहाँ मिस हो गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज कॉल्ड झमिंग। किस पर्टिकुलर स्टेट में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को झमिंग कहते हैं? तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स में कहते हैं। 7 सिस्टर स्टेट बोले तो असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, जो इस साइड की ये स्टेट्स होते हैं सातों, इन सातों स्टेट्स को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, और इन सातों स्टेट्स में आपके शिफ्टिंग कल्टिवेशन को झमिंग कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे मैंने खुद से ही बनाए हैं पढ़ के, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। इन 1960 वाई आवर सोसाइटी इज कॉल्ड एग्रीगेरियन सोसाइटी। 1960s के समय में हमारी सोसाइटी को एग्रीगेरियन सोसाइटी क्यों कहा जाता था? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंगेज इन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन होती थी वो एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती थी, इसीलिए हमारी सोसाइटी को 1960s में एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ कहा जाता था। आज भी हमारी कंट्री में नियर अबाउट 1/3 या आप कह 1/3 सॉरी 2/3 नियर अबाउट आप कह सकते हो 50%, 45 to 50% आज भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, जिसमें नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।